नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेज पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 19 जून 2020 की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स की आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रीय रोजगार नीति। श्रम मंत्रालय राष्ट्रीय रोजगार नीति को फास्ट ट्रैक करेगा। इस नीति को तैयार करने का जो मुख्य विचार है वह एक ऐसा रोडमैप बनाना है जो कि रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सके। और इस नीति के अंतर्गत जो हर साल अतिरिक्त 5 मिलियन लोगों को इसके अंदर नियोजित करने का लक्ष्य होगा। साथ ही यह जो नीति है देश में 500 मिलियन कार्यबल को औपचारिक बनाने में ध्यान केंद्रित करेगी। यह उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगी। और यह जो नीति है वह प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक रोड मैप तैयार करेगी, जिसके साथ ही इसमें कोविड-19 संकट के द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और इसे दो उद्देश्यों को ध्यान में केंद्रित रखते हुए इस राष्ट्रीय रोजगार नीति को तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत पहला है रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नए उद्यमों और उद्योगों को आकर्षित करना। दूसरा है मौजूदा कार्यबल के कौशल सेट को बेहतर बनाना और उन्हें रोजगार परक बनाना, अर्थात जो लोग हैं उन लोगों को और अधिक उनके कौशल को बेहतर बनाना और उन्हें रोजगार परक बनाना, उनके कौशल को इस प्रकार से विकसित करना कि वह रोजगार के अंदर उन्हें काम में लिया जा सके। इसके द्वारा वैश्विक कंपनियों को भारत में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। अगला टॉपिक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत कर लिया है। 17 जून 2020 को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने भारत को 750 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया, जिसका उपयोग भारत सरकार के द्वारा गरीब और कमज़ोर लोगों पर कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जाएगा। यह सहायता जो है इसे को फाइनेंस किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB के द्वारा। इस धन का जो उपयोग है वो औपचारिक क्षेत्र में सुधार, जरूरतमंदों के लिए सुरक्षा और देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। भारत और AIIB के बारे में बात करें तो AIIB ने भारत के लिए 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर स्वीकृत किए गए हैं इसके द्वारा। साथ ही हालिया जो आपातकालीन प्रतिक्रिया शामिल है उसके लिए भी उसमें भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। संकट वसूली सुविधा AIIB में एक विशेष नीति निर्धारण वित्त पोषण नहीं होता है। यह बैंक वर्तमान में CRF के तहत परियोजनाओं के माध्यम से अपने सदस्यों को अपना समर्थन दे रहा है, जो कि विश्व बैंक या ADB के साथ में है। CRF की जो स्थापना है वह 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रारंभिक निवेश के साथ में की गई थी। बाद में इसे दोगुना कर दिया गया और इसे 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक इसको बढ़ा दिया गया। अगला टॉपिक है भारत 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बनने जा रहा है। भारत 17 जून 2020 को 8वीं बार UNSC का वर्ष 2020-21 के लिए अस्थायी सदस्य बन गया है। और संयुक्त राष्ट्र के जो 193 सदस्य हैं महासभा के, उनमें से 184 वोट भारत के पक्ष में मिल गए और इसी के साथ में भारत को 2 साल के कार्यकाल हेतु UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत के साथ जो अन्य जो देश हैं जिन्होंने इस चुनाव के अंदर भाग लिया और उम्मीदवारी जताई थी और जो सुरक्षा परिषद के अब अस्थायी सदस्य बने हैं, तो वे हैं आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे। ये भी 17 जून 2020 को ही आयोजित सुरक्षा परिषद के चुनाव के अंदर विजयी घोषित हुए हैं। भारत इसी के साथ वर्ष 2021 और 22 के कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक कैटेगरी से अस्थायी सीट के लिए एक उम्मीदवार था। और इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से संबंधित पाबंदियों के कारण UN मुख्यालय के अंदर जो मतदान है उसके लिए विशेष इंतजाम किए गए। भारत का अस्थायी सदस्य के तौर पर 15 देशों की सुरक्षा परिषद में शामिल होना लगभग तय था। भारत की जीत इसलिए तय मानी जा रही थी क्योंकि इस समूह की इकलौती सीट के लिए वह एकमात्र उम्मीदवार था, अन्य कोई उसके समक्ष उम्मीदवारी प्रस्तुत करने वाला नहीं था। अमेरिका ने जो UNSC के अंदर भारत की अस्थायी सदस्यता मिलने पर भारत की जीत पर बधाई दी और उसका गर्मजोशी से स्वागत किया है। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर एक साथ काम करने के लिए
तत्पर है। भारत इसके पहले 7 बार इस यूएनएससी की जो अस्थायी सदस्यता है उसने प्राप्त की है। अगर हम बात करें तो वर्षों की, तो वर्ष 1950 और 51 के दौरान, इसके बाद 1967-68 में, 1972-73 में, 1977-78, 84-85, 91-92 और 2011-12 के अंदर यह जिम्मेदारी भारत निभा चुका है। संयुक्त राष्ट्र परिषद में मौजूदगी से किसी भी देश का यूएन प्रणाली के अंदर दखल और दबदबे का दायरा बढ़ जाता है, अर्थात यूएन के अंदर उसका जो प्रभाव है वो बढ़ता है। ऐसे में जो 8 साल बाद में भारत का सुरक्षा परिषद के अंदर पहुंचना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं चल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो भारत को जिस शक्ति की आवश्यकता है वह उसे इस माध्यम से मिल सकती है। महासभा प्रत्येक 2 साल के कार्यकाल के लिए कुल 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती हैं, और ये 10 अस्थायी सीटें क्षेत्रीय आधार पर वितरित की जाती हैं। और जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करें तो इसमें जो 5 सीटें हैं वो अफ्रीकन और एशियन देशों के लिए हैं, 1 सीट जो है वह पूर्वी यूरोपियन देशों के लिए है, 2 लैटिन अमेरिकन देशों के लिए और कैरिबियन देशों के लिए, और साथ ही 2 वेस्टर्न यूरोपियन और अन्य राज्यों के लिए वितरित की जाती हैं। इस तरह से जो ये 10 सीटें हैं इनको डिवाइड किया गया है। इस परिषद में चुने जाने के लिए उम्मीदवार देश को सदस्य देशों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, और उस 2/3 बहुमत के माध्यम से ही वह उस सुरक्षा परिषद के अंदर इस अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना जाता है। अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बारे में। तो इसके अंदर कुल 15 सदस्य होते हैं। इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर विश्व के 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें से 5 सदस्य स्थायी और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों के अंदर अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन हैं, और अस्थायी सदस्यों के अंदर जो प्रति 2 वर्ष में 5 सीटें चेंज होती रहती हैं, जिसके लिए अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। यह यूएन के जो 6 प्रमुख हिस्से हैं उनमें से एक है, और इसका मुख्य कार्य विश्व भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना, और इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर नए सदस्यों को जोड़ना और इसके चार्टर में बदलाव से जुड़े हुए काम भी यूएनएससी के काम का ही हिस्सा है। यह परिषद दुनिया भर के देशों के अंदर शांति मिशन भी भेजता है, और दुनिया के किसी हिस्से में यदि मिलिट्री एक्शन की आवश्यकता हो तो जो यूएनएससी है वो रेजोल्यूशन के जरिए उसे लागू भी करती है। खेल मंत्रालय ने भारत में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की है। भारत का खेल मंत्रालय है, उसने इसकी तैयारी पूरी कर ली है, और इसका उद्देश्य की बात करें तो पूरे देश के अंदर एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ऐसे एक केंद्र की पहचान की जाएगी, और पहले चरण के अंदर खेल मंत्रालय ने भारत के 8 राज्यों के अंदर पहले से ही राज्य के स्वामित्व वाली खेल सुविधाओं की पहचान कर ली है, और उन्हें अब इसके तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। इन सुविधाओं को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के तौर पर उन्नत किया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे इन केंद्रों के संचालन और इन्हें विश्व स्तरीय खेल सुविधा के तौर पर संचालित करने के लिए क्षमता को विकसित करें। जबकि जो खेलो इंडिया है योजना है, उसके माध्यम से जो विशेषज्ञ, कोच, इसके अलावा उपकरण, सहायक स्टाफ, बुनियादी ढांचे के लिए धन आदि इस खेलो इंडिया योजना के माध्यम से दिए जाएंगे। खेल मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर एक खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, और पहले चरण के अंदर जो 8 राज्यों के अंदर इसकी पहचान की गई है, जिसके अंतर्गत हम बात करें ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल और नागालैंड, इन राज्यों के अंदर खेल सुविधाओं की पहचान की गई है, और इसकी चयन प्रक्रिया अक्टूबर 2019 के अंतर्गत शुरू की गई थी। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपने यहाँ उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ खेल जो अवसंरचना, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, उसकी पहचान करनी थी, जिससे कि विश्व स्तरीय खेल सुविधा के रूप में विकसित किया जा सकता है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त किए गए 15 प्रस्तावों में से 8 प्रस्तावों को अब शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, और वे 8 प्रस्ताव हैं मौजूदा केंद्र को KISCE अर्थात खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के तौर पर उन्नत बनाने के लिए सरकार
वायबिलिटी गैप फंडिंग भी प्रदान करेगी और इस फंडिंग के माध्यम से खेल उपकरण, इसके अतिरिक्त उच्च प्रदर्शन प्रबंधक और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की आवश्यकता के अंतराल यानी उसकी कमी को समाप्त किया जा सकेगा। इन 8 केंद्रों को व्यापक अंतर विश्लेषण अध्ययन के बाद में इंगित की गई आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित की गई वास्तविक राशि के आधार पर अनुदान किया जाएगा। देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक खेल में ऐसी प्रतिभा की पहचान करके उसे निखारना होगा जिसके लिए केंद्र के द्वारा धन प्रदान किया गया है। अर्थात इस योजना का जो उद्देश्य है मूल रूप से खेलों को देश के अंदर बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के जो खिलाड़ी हैं उनकी पहचान करके उन्हें उनकी क्षमताओं का विकास करना इसका उद्देश्य है। अब राज्य के स्वामित्व वाली 8 ऐसी चयनित खेल सुविधाएं जिन्हें खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता स्कीम के माध्यम से उन्नत किया जाएगा, जिसमें है ये जो लिस्ट है इसमें आप देख पा रहे हैं जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय युवा केंद्र बेंगलोर, संगी लाहेन खेल अकादमी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, जीवी राजा सीनियर सेकेंडरी स्पोर्ट्स स्कूल तिरुवनंतपुरम केरल, खुमान लैंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल मणिपुर, राजीव गांधी खेल स्टेडियम आइजोल मिजोरम, इसके अलावा नागालैंड कोहिमा के राज्य खेल अकादमी आईजी स्टेडियम, भुवनेश्वर ओडिशा का कलिंग स्टेडियम और हकीमपेट तेलंगाना का रीजनल स्पोर्ट्स स्कूल इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, जिन्हें KISCE के तहत उन्नत किया जाएगा। भारत हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक गठबंधन का संस्थापक सदस्य बन गया है। 15 जून को वह इस GPAI के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है और इस पहल का जो संस्थापक सदस्य बनकर भारत अन्य देशों के साथ ही UK, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे दुनिया के अग्रणी देशों के अंदर वह शामिल हो गया है। इस वैश्विक पहल का जो उद्देश्य है वह मानव अधिकारों और विविधता, समावेशन, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार विकास और उपयोग को निर्देशित करना है। ये जो पहल है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और अनुप्रयुक्त गतिविधियों को भी सहायता प्रदान करेगी। इसकी बहुहितधारक पहल भी भाग लेने वाले देशों की विविधता और अनुभव का उपयोग करते हुए AI के आसपास के अवसरों के चुनौतियों और बेहतर ढंग से समझने की दिशा में काम भी करेगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने GPAI में भारत के एक संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने की जानकारी एक ट्वीट के माध्यम से दी थी। भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए एक बयान के अनुसार GPAI में एक संस्थापक सदस्य के तौर पर शामिल होकर भारत AI के वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम होगा और समावेशी विकास के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में अपने अनुभव का लाभ उठाएगा। इस बयान में यह भी कहा गया है कि AI के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और भागीदारों के साथ सहयोग करने के लिए GPAI नागरिक समाज, उद्योगों, शिक्षा और सरकार के विशेषज्ञों को एक साथ लेकर के आएगा। GPAI यह दिखाने के तरीके भी विकसित करेगा कि किस प्रकार कोविड-19 के कारण उत्पन्न मौजूदा वैश्विक संकट का बेहतर जवाब देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सर्वोत्तम विचारों और संसाधनों को एक साथ लाने के लिए राष्ट्रीय AI पोर्टल भी शुरू किया था, जिससे विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को लाभान्वित किया जा सके। इस साझेदारी के अंदर शामिल होने वाले अन्य देशों के बारे में बात करें तो वे हैं फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड और सिंगापुर। ये राज्य इसके अंतर्गत शामिल हुए हैं। अब ये जो GPAI है इसका एक सचिवालय होगा और इसकी मेज़बानी जो है वो एक तो OECD, इसके अलावा जो पेरिस और मॉन्ट्रियल में स्थित जो 2 अन्य विशेषज्ञता केंद्र हैं उनके द्वारा बारी बारी से की जाएगी। यहाँ OECD का जो पूरा नाम है वह है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने युवाओं से खादी के कपड़े खरीदने और पहनने की अपील की है। देश का सबसे बड़ा खाद्य मॉल पटना के अंदर स्थापित किया गया है, खादी मॉल पटना में स्थापित किया गया है और
इसमें राज्य के दर्जनों खाद्य संस्थानों की ओर से तैयार खाद्य उत्पादों की बिक्री की जा रही है। हालांकि जो कोरोना लॉकडाउन है उसके चलते बिक्री को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से खोल दिया गया है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने उत्पादन और बिक्री के लिए सभी खादी संस्थाओं को नई डिजाइनों के खादी वस्त्र तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। पंकज त्रिपाठी बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी हैं और उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि पंकज त्रिपाठी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त होने से बिहार में खादी के प्रचार प्रसार के काम में तेजी आएगी। AIFF ने IM विजयन के नाम की पद्मश्री के लिए सिफारिश की है। देश के चौथे सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री अवार्ड के लिए दिग्गज फुटबॉलर IM विजयन का नाम खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला लिया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। वे 2003 में अर्जुन अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं और इसके अलावा 3 बार वे AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं। विजयन देश के जो सबसे कुशल फुटबॉलर हैं उनमें से एक उन्हें माना जाता है और उन्होंने 1992 से लेकर 2003 के बीच में भारत के लिए 79 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 40 गोल्स किए थे। एक्जिम बैंक ने मलावी को 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा दी है। भारतीय निर्यात आयात बैंक ने हाल ही में मलावी सरकार को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है। इस सहायता का जो इस्तेमाल है वह पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं पर किया जाएगा। इसके साथ ही एक्जिम बैंक के द्वारा भारत सरकार की ओर से मलावी सरकार को अब तक 39.57 करोड़ डॉलर का कुल 5 ऋण सुविधाएं दी जा चुकी हैं। ये ऋण सुविधाएं मलावी सरकार को सिंचाई नेटवर्क, इसके अलावा तंबाकू थ्रेशिंग संयंत्र, ईंधन भंडारण सुविधा की आपूर्ति और लिखूला नदी से मुलांजे से ब्लैंटायर तक के लिए एक नई पेयजल आपूर्ति प्रणाली के निर्माण संबंधी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए प्रदान की गई है। इस ऋण सुविधा के सहित एक्जिम बैंक के द्वारा अफ्रीकी, एशियन, लैटिन अमेरिकन और सोवियत संघ से अलग हुए देशों को मिलाकर 62 देशों को 25.89 अरब डॉलर की कुल 260 ऋण सुविधाएं प्रदान की जा चुकी है। अर्थात 62 देशों को 260 ऋण सुविधाएं दी गई हैं, जिसकी कुल जो कीमत है वह 25.68 अरब डॉलर है। इस प्रकार से काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर एक्जिम बैंक के द्वारा इन देशों को ऋण सुविधाएं दी गई हैं। तो इसी के साथ में आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं और बारी है आज के प्रश्न की, जिसका जवाब आपको इसी क्लास में मिलेगा। तो हाल ही में महानदी के पानी में डूबे एक 500 साल पुराने मंदिर की खोज की गई है। इस महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है ये आपको बताना है। आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है, इसका जो उद्गम स्थल है वह रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित साहवा नामक पर्वत श्रेणी के अंदर इसका उद्गम स्थल है। और यह जो नदी है महानदी, इससे जैसे कि हमने कल बात की थी, इसे चित्रोत्पला के नाम से भी जाना जाता है और इसे महानंदा और नीलोत्पला के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये इसके प्राचीन नाम है और यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है, जिसका जो प्रवाह है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होता है और यह अपने उद्गम स्थल से आगे चलती हुई 858 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी के अंदर यह समुद्र में गिर जाती है। तो इस तरह से यह जो नदी है इसकी हमने बात की। इसी नदी के अंदर मस्तका नाम के एक 500 साल पुराने मंदिर की खोज हुई है, जिसकी स्थापत्य, उसकी बनावट और उसके जो निर्माण सामग्री है जिसे देख करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह 15वीं सदी के जो अंतिम दौर में या फिर 16वीं सदी के प्रारंभिक दौर के अंदर इसे बनाया गया होगा। तो यह थी इस टॉपिक से संबंधित जानकारी। और अधिक डिटेल से आप इसमें जानकारी लेने के लिए कल की क्लास में जा सकते हैं। कल की क्लास का वीडियो देखें, वहाँ इस टॉपिक से संबंधित और अधिक डिटेल्स आपको मिलेंगी। साथ ही आपकी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट और भी अधिक जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी आपको वहाँ मिल सकती है। तो इसके लिए आप कल की क्लास को ज़रूर देखें। और अब बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आपको देना है। तो वह प्रश्न है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD ने विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया है और आपको ये बताना है कि भारत की इस इंडेक्स में कौन सी रैंक है। आप अपना जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं।
थैंक यू।